अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स इसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स की पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नेम क्या है? मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक मैट्रिक्सेस और एक डिटर्मिनेंट्स। तो पहली एक्सरसाइजेज मैट्रिक्सेस पे हैं। जब मैट्रिक्सेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर के नेम से पता चल गया। पहले हम मैट्रिक्सेस के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 1850 में एक मैथमेटिशियन था, और वो मैथमेटिशियन लायर भी था। इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लैंड का रहने वाला था। उसका नाम क्या था? जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर। इसने सबसे पहले मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैट्रिक्सेस लिखा है, ये जो वर्ड क्या है? मैट्रिक्स वर्ड है। क्या वर्ड है? मैट्रिक्स। ये एक हो तो मैट्रिक्स कहते हैं, एक से ज़्यादा हो तो इसको मैट्रिक्सेस कहते हैं। यानी कि एक हो तो मैट्रिक्स, एक से ज़्यादा हो तो मैट्रिक्सेस। ये वर्ड सबसे पहले 1850 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, इंग्लैंड के रहने वाला साइंसदान, मैथमेटिशियन रियाजीदान, जो कि एक लायर भी था, यानी कि वकील भी था, उसका नाम क्या था? जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर। ठीक है, इसने सबसे पहले मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ किया। कब? 1850 में। इसके 8 साल बाद 1858 में आर्थर कैले आया। आर्थर कैले इस नाम का एक मैथमेटिशियन था। इसने सबसे पहले मैट्रिक्सेस की थ्योरी पेश की कि मैट्रिक्सेस होते क्या हैं। ठीक है, तो 1858 में आर्थर कैले ने मैट्रिक्स की थ्योरी पेश की, जो कि आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बनी। कहता है जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, आर्थर कैले और विलियम रोवन हैमिल्टन, इन तीनों ने अहम किरदार अदा किया मैट्रिक्स की डेवलपमेंट में, यानी कि मैट्रिक्स के आगे बढ़ने में, यानी कि मैट्रिक्स आगे किस तरह डेवलप हुआ। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन क्यूलिस था। इसने मॉडर्न ब्रैकेट्स नोटेशंस का यूज़ किया 1913 में। यानी कि 1913 में ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया मैट्रिक्स के लिए। वो ब्रैकेट्स कौन सी है आगे जाके हम पढ़ेंगे जब डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 चीज़ें, कौन कौन सी? सबसे पहले वर्ड किसने यूज़ किया? जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने। 1850 में इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड लायर था। मैट्रिक्स की थ्योरी किसने दी? आर्थर कैले ने दी 1858 में। तो 3 मैथमेटिशियन का नाम बताएं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अहम किरदार अदा किया। तो विलियम रोवन हैमिल्टन, जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, आर्थर कैले। और क्यूलिस ने सबसे पहले ब्रैकेट नोटेशन यूज़ की 1913 में। ठीक है, और मैट्रिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के ब्रांचेस में तो यूज़ होते हैं। इसके अलावा साइंस में, जेनेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी ये मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलिए जी, मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स क्या है। बच्चों, वर्ड होता है मैट्रिक्स। अगर एक है तो वो होगा मैट्रिक्स, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनको क्या लिखेंगे? मैट्रिक्सेस। जैसे एक लड़के को क्या लिखते हैं? बॉय। एक से ज़्यादा लड़कों को क्या लिखते हैं? बॉयज़। इसी तरह एक होगा तो मैट्रिक्स, एक से ज़्यादा होंगे तो मैट्रिक्सेस लिखते हैं। कहता है एक मैट्रिक्स क्या होगा? एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा। रेक्टेंगल कैसी होती है बच्चों? रेक्टेंगल ऐसी भी हो सकती है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये सही से नहीं बना रहा, मैं सही से बनाता हूँ, जिसके आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, एंगल 90 के होते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो स्क्वायर है, डब्बा है, तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है बच्चों। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है। कहता है कि मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे। अरे किसे कहते हैं? तरतीब को। कहता है ये शेप में एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, यानी कि इसकी शेप ऐसी होती है। अब इसके एलिमेंट्स को बच्चों एंट्रीज भी कहते हैं। एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? एंट्रीज भी कहते हैं। एंट्रीज एलिमेंट्स किसे कहते हैं? इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी, कहता है उनको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स लिख दिए, 2 3 4 5। ठीक है, कहता है लेकिन इनका एक खास ऑर्डर होगा। वो ऑर्डर क्या होगा? रोज और कॉलम्स वाला ऑर्डर होगा। ठीक है,
रोज़ और कॉलम। तो देखिए बच्चों, ये एक रिक्टेंगल थी, ये फ़र्ज़ किया मैंने एक रिक्टेंगल ले लेता हूँ, ये एक रिक्टेंगल थी, तो मैंने क्या करना है, इस रिक्टेंगल की तरह की ब्रैकेट्स ले लेनी है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देने हैं, और ये नंबर कैसे लिखे गए हैं, रोज़ और कॉलम्स में। रोज़ और कॉलम्स किसे कहते हैं बच्चों, तो ये होते हैं कॉलम्स। ये एक कॉलम है, इसको C1 का नाम दे देता हूँ, ये दूसरा कॉलम है C2 का नाम दे देता हूँ, ये तीसरा कॉलम है, इसको C3 का नाम दे देता हूँ। बच्चों ये रोज़ होती हैं, ये एक रो है, इसको R1 का नाम दे देता हूँ, ये दूसरी रो है, इसको R2 का नाम दे देता हूँ। तो हमने क्या सीखा, हमने कहा मैट्रिक्स जो है ना वो एक रेक्टेंगल की शेप का होगा, जिसके एलिमेंट्स या एंट्रीज जो हैं वो ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे एक ख़ास ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होगा, रोज़ एंड कॉलम्स होंगी। तो बच्चों ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के सर एग्जांपल दें हमें, तो ये आपके सामने मैट्रिक्स बने हुए हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स को बड़ी ABC से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल लेटर से। जैसे इसको बड़ी ABC के A से ज़ाहिर किया गया, इसको B से ज़ाहिर किया गया, इसको C से, इसको D से, इसको E से और इसको F से ज़ाहिर किया गया। बच्चों ये देखो, ये ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, और जो नंबर लिखे हुए हैं ना वो इस तरह कॉलम रोज़ में आते होंगे, रोज़ और कॉलम्स में। जैसे ये देखो, इस तरह बनती होंगी चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, ऐसे नहीं लिखा गया, ऐसे नहीं लिखी गई चीज़, यानी कि मैट्रिक्स उन्होंने ऐसा नहीं बनाया है, ऐसा नहीं बनाया है 2 3 5, यानी कि इस तरह का नहीं। तो उसके जो नंबर्स अंदर लिखे होंगे वो इस तरह की फॉर्म में होंगे, इस तरह वाले, ठीक है। या तो हॉरिजेंटल दाएं से बाएं की लकीर में होंगे, या ऊपर से नीचे की, ठीक है। ये देखिए, इसके एंट्री दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, इस तरह, ठीक है। तो ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये, ठीक है, यानी कि ये चीज़ इस तरह लिखी गई है। आगे देखे, कहता है टाइम टेबल ऑफ स्कूल का टाइम टेबल होना हो, एयरपोर्ट की फ़्लाइट का स्केड्यूल होना हो, यानी कि ट्रेन ने कब निकलना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ ओके T1 टाइम नंबर 1 में कहूँ 8:30, ठीक है, या T1 का नाम दे दूँ 8 बजे और T2 का नाम दे दूँ 2 बजे छुट्टी होगी, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है ना। मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की समझ आ गई क्या होता है, हाँ समझ आ गई। अब हम ना रोज़ और कॉलम्स की बात कर लेते हैं। बच्चों जो लेफ़्ट से राइट होगा ना, या राइट से लेफ़्ट, इस तरह की जो हॉरिजेंटल चीज़ होगी इसको कहते हैं रो, इसको क्या कहते हैं, रो। और बच्चों ये इस तरह की जो चीज़ होगी ना ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं कॉलम, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये अगर एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स, 2 ब्रैकेटें लगी हुई हैं, ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये कैपिटल ABC A का नाम दिया गया। इसमें अगर आप बात करें ना, तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है बच्चों, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। रो की बात करूँ ना बच्चों, तो ये एक रो है, ये दूसरी रो है, और ये नंबरों की तीसरी रो है, ठीक है, इसको रो कहते हैं। यहाँ पे बात करूँ तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है बच्चों, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़। कहता है एंट्री या एंट्रीज, एंट्री किसे कहते हैं, ये एंट्रीज हैं, ठीक है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये इसको मेंबर्स भी कहते हैं, आप लिख दें, यानी कि आप लिख दें, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आप लिख दें मैट्रिक्स के अंदर यूज़ होने वाले नंबर्स को एंट्रीज भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं, और एलिमेंट्स भी कहते हैं, और एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये 3 चीज़ें। अच्छा, कहता है रो किसे कहते हैं, कहता है एंट्रीज या एंट्री एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर्स जो कि हॉरिजेंटल लाइन में लिखे होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन इसे कहते हैं दाएं से बाएं, ठीक है। तो ये दाएं से बाएं जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं रोज़, रो या रोज़ बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक होगी तो वो रो होगी, अगर एक से ज़्यादा है तो वो रोज़ होंगी। और इसी तरह जो वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। तो कहता है एंट्री या एंट्रीज जो कि वर्टिकल लाइन में लिखे होते हैं वो एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें, अब पहला क्वेश्चन इसी पे है हमारा। अब इसकी बात करूँ तो इसमें यही रो है और यही कॉलम आ रहा है, तो इसमें एक रो है, एक कॉलम है। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स की, ये क्या होते हैं। तो ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो कहता है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एंट्रीज या एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं ए मैट्रिक्स की, ठीक है। चलें जी, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अगर इसमें बात करें तो ये पहली रो पहला कॉलम, अब नहीं, पहली रो दूसरी रो, ठीक है। और ये वर्टिकल की बात करें तो ये एक कॉलम 2 कॉलम। तो मैं इसमें लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो इस तरह मैं लिख दूंगा कोमा की फॉर्म में। अभी वैसे ही कोमा की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि यानी कि वो आप लोग को जल्दी जल्दी समझा सकूँ ना। बाकी आगे पेपर में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें बात करूँ, ये 1 ये 2 ये 3 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है,
ठीक है, यानी कि इसमें 3 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। इसकी बात करूँ, इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। इसकी बात करूँ, 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम है। ठीक है, इसकी बात करूँ तो 1 और 1 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम है। ठीक है, ये आप लोगों ने करने हैं। यहाँ पे नीचे सोल्यूशन भी आप लोग को बताया गया है, ये देखें, दोबारा देख लेते हैं इसको। सोल्यूशन को इस तरह आपने लिखना है, ये आपने क्वेश्चन का नंबर दे के अपना क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसकी बात करूँ, 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। एक रो है, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, ये देखें ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो 1 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है इस तरह। चलें जी, नेक्स्ट आ गया ऑर्डर आर साइज ऑफ मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर किसे कहते हैं। कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स में m रोज़ हों, कितनी रोज़ हों, m। सर m क्या हुआ, ये तो सुना है 2 रोज़ है 3 m रो। 1 मिनट के लिए मान लो कि m रोज़ हैं, n कॉलम्स हैं। कितनी m रोज़ हैं, n कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर होगा m/n, यानी कि जितनी रोज़ होंगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज़, यानी कि इस तरह लिख दें, नंबर ऑफ रोज़, आगे लाइन लगा के, बाय लगा के, लाइन लगा के, नंबर ऑफ कॉलम्स। जितनी रोज़ हैं, लाइन लगा के, बाय, लाइन डैश कहती हैं, नंबर ऑफ रोज़ डैश बाय लगा के, आगे ये डैश लगा के, नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दें। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसको ऐसे पढ़ते हैं m/n। एग्जाम्पल कर लें सर जी, एग्जाम्पल क्या है, देखें, एक रो, पहले रो की बात होगी, पहले हमेशा रो की, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो आ गई, तो मैंने लिख दिया 3 बाय। अब कॉलम देखता हूँ, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये 3/3 इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह, और 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। अब ये 3/3, अच्छा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आता है, 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है, 9। तो इसका मतलब इसमें 9 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 ही है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो इसका मतलब इट मीन्स डैट इसमें 3 रोज़ हैं। ये पहला रोज़ को ज़ाहिर करता है, 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। और कहता है डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि 12, इसका मतलब है 12 एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स में, 12 चीज़ें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो 9 है क्योंकि इसका ऑर्डर ये था। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे 1 2 3 7 9 -2 1 0 7 2 3 1, ये मैंने लिख दिया, इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो 3 × 4 12 होता है, तो इसमें टोटल 12 नंबर्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 नंबर है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, कहता है इनका आप लोगों ने ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिख देते हैं, पहले रोज़, 1 रो 2 रोज़ हो गई, तो मैं, और कॉलम कितनी है, 1 कॉलम है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ये आ गया इसका आंसर। 1 रो है, 2 कॉलम है, 1 रो है, 2 कॉलम है, पहले रोज़ 1 2 रोज़ हैं, 1 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम। जल्दी जल्दी करें इसको, आप करें इसको, जल्दी करें, आप करना है, आपने करना। 1 और 1 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं, तो 3 रोज़ हैं, बाय कॉलम कितनी है, 1 और 1 2 कॉलम है, 2 कॉलम, कितनी रोज़ हैं, 1 रो है, 1 कॉलम है, तो 1/1, ये इनके ऑर्डर आ गए। ये यहाँ पे भी आप लोग को बताए गए हैं, 2 रोज़ 1 कॉलम 2/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/2 और 1/1। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आ गई। चलें जी नेक्स्ट, ये इस तरह पेपर में आप लोगों ने सोल्यूशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने के लिए, इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं। कहता है 2 मैट्रिक्सेस, अगर 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है कोई, एक बी मैट्रिक्स है कोई। ठीक है, कहता है अगर ए और बी 2 मैट्रिक्सेस हैं, उनको हम इक्वल कहेंगे। कब इक्वल कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर, अगर उन दोनों का पहली 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन होंगी तो फिर हम उन मैट्रिक्सेस को इक्वल कहेंगे। कौन कौन सी है, पहली बात है कि उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर क्या, जो अभी हम सीख के आए, रोज़ बाय कॉलम, जितनी रोज़ एक में है। अब देखें इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। देखें ना, इसमें कितनी रोज़ है, 1 रो,
एक रो, 2 रो हो गई टोटल, तो मैं लिखूंगा 2 बाय, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 ही कॉलम है, 2 बाय 2 इसका ऑर्डर आ गया पहले मैट्रिक्स का। अब इसका ऑर्डर देखता हूँ, एक रो, दूसरी रो, 2 बाय, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 ही कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट किसे कहते हैं बच्चों, ये बात समझने वाली है। कोरस्पोंडिंग का मतलब ये है कि इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये वाला है, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये वाला है, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये वाला है, और इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये वाला है। अलहदा करके बताता हूँ ना, समझ आएगी। ये इस डब्बे वाले का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये डब्बे वाला है, इस ट्राइंगल वाले का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये ट्राइंगल वाला है, इस सर्कल वाले का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये सर्कल वाला है, और इस डॉट वाले का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट डॉट वाला है। ठीक है, पहली बात क्या है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो यहाँ पे आए वही यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या ये 2 की जगह 2 मौजूद है, तो 4 में से 2 निकालने 2 ही आएगा, तो देखो 2 की जगह 2 मौजूद है, 3 की जगह 3 मौजूद है, 4 की जगह 4 मौजूद है, तो -2 की जगह -2 होना चाहिए, तो इसका आंसर भी -2 ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम था, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के बराबर है, यानी कि सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अब देखें, ये नेक्स्ट बहुत प्यारी बात लिखी है। अगर वो कह दे कि C बराबर है D के, तो इसका मतलब है A किसके बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट A का क्या है 3 है, और B किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, तो ये लिखा है A बराबर 3। चले जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये वैसे का वैसे लिख दिया, ये वैसे का वैसे लिख दिया, और ये 2 3 बार 6, 2 में से 1 निकाला 1, 4 में से 2 निकाले 2, 2 बार 4, 4 जमा 4 8, और 3 जमा 0 3 आ गया, यानी कि ये इस तरह लिख दिया। अब ये क्या करूँगा, 5 4 9 आ गया, और -8 + 1 ये इस तरह लिख दिया। ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। इसकी बात करूँ, 3 - 3 0 हो गया, 3 जमा 1 4 हो गया, यानी कि ये इस तरह लिख दिए। यानी कि पहले हमने मैट्रिक्स को अच्छा करके लिख दिया। अब देखें, अब सभी का मैं ऑर्डर लिखने लगा हूँ, सभी का ऑर्डर लिखने लगा हूँ। कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 बाय 2, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ये आपने देख लेना मैं कैसे लिख रहा हूँ। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, और इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, अब हमने देखना है किन किन के ऑर्डर सेम है। इसके ऑर्डर सेम है, और इनका ऑर्डर सेम है, और इनका ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन इन पे दुरुस्त हो रही है कि किन किन का ऑर्डर सेम है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन इसके लिए ठीक हो रही है, पहली कंडीशन इस पे ठीक हो रही है, पहली कंडीशन इस पे ठीक हो रही है। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट देखने हैं, क्या यहाँ 0 है, 0 है, 0 की जगह 0 है, 3 की जगह 3 है, 3 है, 4 की जगह 4 है, 4 है, 1 की जगह 1 है, 1 की जगह 1 है। तो ये यानी कि ये वाले मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए। ए मैट्रिक्स इक्वल आ गया किसके, एफ वाले के, तो ये लिख दिया मैट्रिक्स ए एंड एफ आर इक्वल। अब बात करनी है अब इनको चेक करते हैं। यहाँ ऊपर 9 है, नीचे -7 है, 9 है -7 है, ये भी ठीक हो गया। बी बराबर आ गया डी के, तो ये बी भी बराबर आ गया डी के। अब इनकी बारी है, ठीक है, जिनके ऑर्डर सेम थे, तो ये 6 1 6 1 आ गया, 4 2 8 3 4 2 8 3, ये भी आपस में इक्वल है, यानी कि ये भी चीज़ आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये आपको दिया गया है, ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए गए हैं, आपने ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये आपस में इक्वल है ना, तो इसका मतलब पहली चीज़ पहली के इक्वल होगी। ठीक है, तो a + 2 किसके बराबर आ गया, 5 के। ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाके ये 2 इधर जमा का है, उस तरफ जाके -2 हो जाएगा। 5 में से 2 निकाले, a की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये 3 निकाली हुई है। अब देखें, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो दूसरी चीज़ दूसरी वाले के इक्वल आ जाएगी, तो c - 3 बराबर आ जाएगा 8 के। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 जमा 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो 11 की मैं लिखी। ठीक है, अब ये तीसरी चीज़ तीसरी वाले के इक्वल आ जाएगी। आपने लिखना है b - 1 = 6 आ गया, ये b = 1 उधर जाके प्लस का हो गया बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये b की वैल्यू देखो 7 निकली। अब ये चौथी चीज़ चौथी के इक्वल होगी, d + 4 = 4 है, ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 ये इससे कट गया, 4 में से 4 निकाले 0, तो d की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमने a b c d की वैल्यूज़ फाइंड कर ली।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये पहली चीज़ पहली के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो 2x + 1 इक्वल टू आ गया 9 के, ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 - 1, 2x इक्वल टू 9 में से 1 निकाला तो बच्चों 8 होता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 एक बार 2, 2 4 बार 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये 4 निकल आई। अब ये पहली चीज़ पहले के इक्वल रखी तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब दूसरी चीज़ दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, साफ नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ तीसरे के इक्वल है, साफ नज़र आ रहा है। ये चीज़ इस चौथी के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा। y किसके बराबर आ गया 5 के, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो y की वैल्यू 5 आ गई, ये लिख दिया। और इस चीज़ को कहते हैं कंपेयरिंग करना, यानी कि इसको कंपेयर किया इसके साथ और इसको कंपेयर किया इसके साथ। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस चीज़ की, तो बच्चों ये पहली रो थी, ये दूसरी रो, तो किस रो में आ रहा है, ये दूसरी रो में आ रहा है। ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम, तो किस कॉलम में आ रहा है, ये दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो ये एलिमेंट है दूसरी रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखा जाए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका एलिमेंट देखा जाए तो 5 = y आ रहा था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम y = 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है ABCD की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखें ये चीज़ किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ये चीज़ इसके और ये चीज़ इसके। ठीक है, यानी कि इस तरह बराबर होगी। पहले उसने क्या किया, उन्होंने पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम में ये आ रहा है, देखो ना, ये कौन सी किस रो में है, ये पहली रो में है, किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। तो ये बंदा पहली रो दूसरे कॉलम में आ रहा है, ये बंदा पहली रो दूसरे कॉलम में, तो 2d - 1 5 के इक्वल आ गया, 2d - 1 5 के इक्वल आ गया। ये -1 उधर जाकर प्लस का हो गया, 2 मैं लिखता हूँ 2d - 1 5 के इक्वल था, 1 उधर जाके प्लस का होगा, तो 5 + 1 हो गया, 2d = 5 + 1 6 हो गया, उधर जाकर डिवाइड होगा, 2 तो 2 3 बार 6 कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये वाला इसको इसके इक्वल रखा तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c 4 के इक्वल आ गया। देखिए c की वैल्यू भी निकल आई। अब इनकी बारी है। अब इसको इसके इक्वल रखूँगा, ठीक है, तीसरी चीज़ तीसरी के इक्वल, तो 2b = 2 = 11 है। ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 11 - 2 बन जाएगा। 3b = 11 में से 2 गए 9 आ जाएगा, b = 9/3 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसके साथ था, तो उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 3 बार 9, तो b की कीमत कितनी आ गई 3 आ गई। b की कीमत 3 आ गई। अब देखो, अब पहले वाले को कर लेते हैं। पहले वाले को किया तो a + b = 10 आ गया। b की कीमत कितनी निकल के आई थी, 3 निकल के आई थी। b की जगह पे हमने 3 रख दिया, तो 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू कितनी थी 3 थी। तो ये हमने फाइंड कर ली सभी की कीमत। पेपर में कैसे लिखना है ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलें जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले ये देखें, 5 तो 5 के इक्वल है हमें पता है, 11 तो 11 के इक्वल है हमें पता है। बाकी क्या चीज़ है, ये चीज़ है, p = q 6 के इक्वल होगा, तो मैंने लिख दिया p = q 6 के इक्वल आ गया। और क्या होगा, ये चीज़ इसके इक्वल होगी, तो p - 2q 0 के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखें, इन दोनों को ना माइनस कर देते हैं, या इस तरह कर लें, ये दो चीज़ें आ गई, ये दो चीज़ें बन गई। ठीक है, अब देखें p - 2q किसके बराबर था 0 के। यहाँ से देखें ना, p - 2q किसके बराबर है 0 के। यहाँ से p की वैल्यू कितनी, ये 2q इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये देखो ना, p - 2q किसके बराबर है 0 के। ये चीज़ इधर माइनस की है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, ये 2q बन जाएगा। अब ये p की वैल्यू निकल आई, कहाँ से निकली, यहाँ से निकली, 2q उधर जाके। अब ये वैल्यूज़ कहाँ में पुट कर दूंगा, ये इसमें पुट कर दूंगा। p की जगह पे मैंने 2q रख दिया, प्लस q और इक्वल टू 6 था, ये बन गया 2q और 1q, कितने q हो गए 3q हो गए। 3q = 6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 3 2 बार 6, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। q की वैल्यू कितनी निकल आई 2, ये q की वैल्यू 2 निकल आई। अब इसको इधर पुट कर दें या इधर पुट कर दें, अपनी मर्जी। ठीक है, तो ये नीचे वाली में पुट कर देते हैं, p - 2 q की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे,
तो 2 2s are 4 और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये पीक वैल्यू 4 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। हमारा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसको हम लेके चलने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 3 था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्लास 10th न्यू सिलेबस है म्यूचुअल अकेडमी। अनलॉक योर पोटेंशियल टू अचीव योर बेस्ट। आपके लिए बेहतरीन तलीमी माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। PDF फॉर्म में नोट्स और किताबें दी जाएंगी। मुश्किल सवालात के आसान और तफसीली हल होंगे। यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इम्तहान से पहले की तैयारी होगी। व्हाट्सएप पर सवाल जवाब की सहूलत मौजूद है। ठीक है, व्हाट्सएप के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333637551। और इसी के साथ इजाज़त दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।